प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज एक नया बिंदु हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, द नॉन अलाइन मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट। गुट निरपेक्षता एक आंदोलन के रूप में जब हम कहेंगे तो नॉन अलाइन मूवमेंट कहेंगे, और केवल गुट निरपेक्षता कहेंगे तो नॉन अलाइनमेंट। और संक्षेप में जब आंदोलन की बात करेंगे तो इसको संक्षिप्त जो शब्द हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे नेम, NAM, नेम। यहाँ पर आंदोलन शब्द भी इसमें जुड़ गया, नॉन अलाइन मूवमेंट, नेम, संक्षिप्त नाम। गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम इसको देखना चाहेंगे। गुट निरपेक्षता आंदोलन जो है या गुट निरपेक्षता की जो विचारधारा है, ये वास्तव में कोई संयोग से बनी विचारधारा नहीं है, और ये सोची समझी रणनीति से उत्पन्न विचारधारा है। इसके लिए हमें द्वितीय महायुद्ध के बाद के विश्व युद्धोत्तर परिवर्तनों की तरफ जाना पड़ेगा। जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्धोत्तर परिवर्तनों में जिस प्रकार से शीत युद्ध सबसे बड़ा परिवर्तन है, उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्धोत्तर परिवर्तन और विकास की कड़ी में एक नया परिवर्तन और नया विकास, वो है गुट निरपेक्षतावाद या गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब जहाँ तक इसकी पृष्ठभूमि का प्रश्न है, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ अगर हम जाते हैं तो जैसा कि हम देख रहे थे कि शीत युद्ध के तुरंत बाद दोनों महाशक्तियाँ या विश्व जो है दो खेमों में बढ़ जाता है, दो शक्ति गुटों में बढ़ जाता है, और पूरे विश्व में गुटों की खींचतान प्रारंभ हो जाती है, सैनिक दृष्टिकोण से और विचारधाराओं के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से और हथियारों के दृष्टिकोण से। इस प्रकार विश्व जब दो खेमों में बटा हुआ दिखाई देता है तो एक वास्तविक युद्ध में परिणत हुए बिना जो युद्ध चल रहा था, जिसको हम शीत युद्ध कह रहे थे, और उसकी चर्चा हम पिछले जो है आपके क्लासेज में कर भी चुके हैं, उससे आगे और यूँ कहें कि उससे लगती हुई, उससे जुड़ी हुई एक और विचारधारा, एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसे हम गुट निरपेक्षता आंदोलन कह रहे हैं या गुट निरपेक्षतावाद जिसे हम कह रहे हैं। ये विश्व युद्धोत्तर राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाला एक विशेष महत्व का जो है तत्व है, और इसकी उत्पत्ति कोई संयोग मात्र नहीं है। इस आंदोलन की उत्पत्ति अपने आप में कोई संयोग मात्र नहीं है, अपितु सुविचारित विचारधारा है। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, जो जैसा कि हम पढ़ रहे थे शीत युद्ध में भी हमने पढ़ा था और विश्व युद्धोत्तर परिवर्तनों में भी हमने पढ़ा था कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में जो है बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं और उपनिवेशवाद खत्म हुआ है, इन राष्ट्रों को आज़ादी मिली है, यहाँ पर मुख्यतः जनतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई है। इन राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में नवोदित राष्ट्र कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय राज्यों के रूप में अपनी उपस्थिति विश्व मंच पर दर्ज करी है। तो ये जो नवोदित राष्ट्र हैं, ये अपने आप को गुटों की खींचतान से पृथक रखने की जो विचारधारा है, वही इसका मुख्य उद्देश्य है, और इससे जो है युद्धों की संभावना पर भी विराम लगा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रंगमंच शीत युद्ध में प्रवेश करता है, तो कहीं न कहीं इस नॉन अलाइन मूवमेंट ने दुनिया में युद्ध की संभावना को रोकने का या युद्ध होने को रोकने का बहुत बड़ा प्रयास जो है वो किया है। इसकी अवधारणा के उदय के पीछे एक मूल जो बात है वो ये है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देश, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले जो देश हैं, इन्होंने शक्तिशाली गुटों से पृथक रहकर अपने आप को इनसे पृथक रखकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा इन्होंने की है। 1960-61 में बेलग्रेड सम्मेलन जब हुआ, काहिरा में पहले सम्मेलन हुआ था, और काहिरा में जो सम्मेलन हुआ उसकी रणनीति जो बनी, फिर सदस्य जो राष्ट्र वहाँ प्रतिनिधियों ने जिन्होंने भाग लिया था, करीब 25 सदस्य, उनके विदेश मंत्रियों को जो है ये सम्मेलन आयोजित करने का जो है वो अधिकार दिया गया था, और ये 1961 में बेलग्रेड में सम्मेलन आयोजित हुआ। बेलग्रेड सम्मेलन में इनकी जो संख्या थी वो 25,
और ये निरंतर रूप से बढ़ती हुई आज दुनिया में नॉन अलाइन मूवमेंट के सदस्य राष्ट्रों की संख्या करीब 118 तक पहुंच गई है। तो कुल मिला के बहुत तेज़ी के साथ में इस विचारधारा का, इस अवधारणा का जो है विश्व मंच पर विकास हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे जैसे दो विरोधी खेमों में विश्व बढ़ता है, सोवियत गुट के रूप में साम्यवाद और पूंजीवादी गुट के रूप में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो एशिया, अफ्रीका और अन्य स्वतंत्र राष्ट्र जो उभर रहे थे उन पर अपना दबाव भी बनाने लगते हैं। अमेरिकी गुट जो है एशिया के नवोदित राष्ट्रों पर अपना दबाव बना रहा है और अपने गुट में शामिल कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन एशिया के अधिकांश जो राष्ट्र हैं वो पश्चिमी राष्ट्रों की भांति किसी गुट में शामिल होने की विचारधारा को नहीं अपना रहे हैं, गुटों से दूर रहना चाहते हैं। एशिया के जो नवोदित राष्ट्र हैं वो गुटों से पृथक रहना चाहते हैं, और गुटों से जो पृथक रहना चाहते हैं तो इनका विचार ये था कि किसी थर्ड फोर्स को भी अस्तित्व में लाया जा सकता है, किसी तीसरी जो शक्ति है वो भी अस्तित्व में आ सकती है, थर्ड फोर्स दुनिया में बनाया जा सकता है। जो परंपरागत जो विश्व चल रहा था उस समय, उसमें जो दो गुट बने हुए थे उससे पृथक तीसरी शक्ति का विकास भी किया जा सकता है, ऐसा मानना था एशिया के नवोदित राष्ट्रों का। और इसी कारण से वो जो है इस गुटों की खींचतान से अपने आप को पृथक रख रहे थे, या एक ऐसा विचार लेकर के आ रहे थे कि इनसे पृथक रहे बिना, इनमें शामिल हुए बिना भी किसी राष्ट्र का अस्तित्व हो सकता है। और एशियाई राष्ट्रों के जो नवोदित राष्ट्र एशियाई राष्ट्र थे उनके इस विचार ने ही कहीं न कहीं गुट निरपेक्षता का बीजारोपण किया, जो आगे चल के एक आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आया। गुटों से अलग रहने की नीति अथवा गुट निरपेक्षतावाद एशिया के नवजागरण की एक विशेषता थी। एशिया के नवजागरण की विशेषता भी इसे कहा जा सकता है। विश्व के राजनीतिक रंगमंच को इन्होंने एक नया विचार प्रस्तुत किया, थर्ड फोर्स का विचार, तीसरी शक्ति का विचार प्रस्तुत किया। और न केवल विचार प्रस्तुत किया बल्कि इस आंदोलन के माध्यम से ये साबित भी किया कि एक नए ढंग का विश्व भी बनाया जा सकता है, या नए ढंग के विश्व का या राजनीतिक विश्व का निर्माण भी किया जा सकता है। और एशिया वालों की भी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। हमें हर बात में पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होना आवश्यक नहीं है। और इस आंदोलन के माध्यम से एशिया वालों ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से स्थापित भी किया। 1947 के बाद, आज़ाद होने के बाद भारत ने इस विचारधारा का बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, और यूँ कहें कि इस विचार के लिए भारत एक अगुवा राष्ट्र की भूमिका में सामने आया। उसने इस नीति का पालन शुरू किया, और उसके बाद अफ्रीका के बहुत सारे नवोदित राष्ट्रों ने भी इस नीति में अपनी आशा व्यक्त की। जैसे जैसे एशिया के राष्ट्र स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे उन्होंने इस नीति का अवलंबन शुरू कर दिया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के जो है नासिर, और जो है यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन्होंने तीसरी शक्ति की अवधारणा को काफ़ी मजबूत किया। वस्तुतः शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने इसकी पृष्ठभूमि के लिए एक इतना शब्द जो है, बहुत बड़ा शब्द कह सकते हैं, शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुट निरपेक्षता की समझ जो है पैदा की, और इसने एक उत्प्रेरक का वातावरण तैयार किया। लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के बाद या लंबे संघर्ष के बाद एक आधिपत्य से निकल के दूसरे आधिपत्य को स्वीकार करना नवोदित राष्ट्रों के लिए बड़ी असुविधाजनक स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे, वे नवोदित राष्ट्र एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान
उनकी स्वतंत्रता और उनके क्षमताओं के अनुरूप हों, और स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुटनिरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी, और इस प्रक्रिया को शीत युद्ध के बाद की विश्व युद्धोत्तर राजनीति, शीत युद्ध के बाद की विश्व युद्धोत्तर राजनीति का एक बहुत बड़ा राजनीतिक वातावरण, बहुत बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया। जहाँ तक गुटनिरपेक्षता का अर्थ है और जहाँ तक परिभाषा उनका प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता की सर्वमान्य और सर्वकालिक परिभाषा आज तक नहीं बन पाई है। अब परिभाषा नहीं बन पाई है, इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। कारणों का जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके अर्थ को और जो परिभाषाएं अब तक दी गई हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सर्वमान्य और सर्वकालिक, यूँ कहें कि यूनिवर्सली जो डेफिनेशन है वो आज तक निकल के नहीं सामने आई। इसका बड़ा कारण था कि 25 राष्ट्रों से स्वतंत्र होकर 118 राष्ट्र हो गए, और ये विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले राज्य हैं। अब इनकी विचारधाराएं समान नहीं हो सकती है, और जहाँ तक गुटनिरपेक्षता से इनका अर्थ है वो भी ये अलग अलग लेके चलते हैं। या गुटनिरपेक्षता में कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो बुनियादी तौर पर अपने राजनीतिक विचारधाराओं में अंतर भी रखते हैं। तो ये कई सारे कारण हैं जिस कारण से सर्वकालिक परिभाषा नहीं बन पाई है। अपितु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है या आज तक परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया गया। और पहले हम इसके अर्थों की बात करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है या गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। वैसे तो ये करीब 5 दशकों से चल रही हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के करीब 2/3 सदस्य राष्ट्र इसको जो है अमल में ला रहे हैं। फिर भी गुटनिरपेक्षता का जो सही अर्थ है उसको नहीं समझ के कई कारण हैं। एक कारण ये है कि गुटनिरपेक्ष देशों में इस शब्दावली के बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि गुटनिरपेक्षता शब्दावली वास्तव में है क्या। दूसरा, गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। तीसरा जो है वो गुटनिरपेक्षता एक सर्वमान्य मंच है, और वहाँ प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश का अपना एक व्यक्तिक या क्षेत्रीय मंच भी है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि एक सदस्य राष्ट्र गुटनिरपेक्षता के सर्वमान्य मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति और अपने विचार रखता है, जबकि वह व्यक्तिक या क्षेत्रीय स्तर पर उसका जो व्यक्तिगत मंच है उस पर वो पृथक तरीके से अपने विचार रखता है। इस प्रकार 2 स्तरों पर जब एक इकाई कार्य करती है तो उसके दोनों स्तरों पर कार्य करने में समरूपता दिखाई नहीं देती है या समरूपता लाई नहीं जा सकती है। तो ये कई सारे कारण हैं कि सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी है। गुटनिरपेक्षता आज जिस नीति का अथवा दृष्टिकोण का द्योतक बना है उसका बोध कराने के लिए यही एकमात्र शब्द नहीं है, और न ही ये संतोषजनक शब्द हैं। शायद गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्षतावाद जो है वो नेहरू द्वारा गढ़ा गया शब्द था, और स्वयं नेहरू भी इस शब्द से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इस शब्द में प्रकटतः एक निषेधात्मक ध्वनि है। डॉक्टर MS राजन के अनुसार इसमें कुछ शब्द तो केवल अर्थ जाल का द्योतक हैं, केवल अर्थ जाल बनाते हैं, वास्तविक अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं डॉक्टर MS राजन के अनुसार। और ये जो है ऐसे आलोचकों द्वारा बुना गया है जिनको न तो गुटनिरपेक्षता में कोई सहानुभूति थी या वो गुटनिरपेक्षता के बारे में सहानुभूति रखना भी नहीं चाहते थे, या उनको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी भी नहीं थी। जॉर्ज स्वार्नबर्गर ने गुटनिरपेक्षता के अर्थों को समझाने का प्रयास किया है, और उन्होंने 6 शब्द दिए हैं। ये जो 6 शब्द हैं उनसे भी पृथक बताया है गुटनिरपेक्षता को। जॉर्ज स्वार्नबर्गर 6 शब्द इसके अर्थ को समझाने के लिए लेकर के आते हैं और कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता इन 6 से भी अलग हैं। ये 6 शब्द गुटनिरपेक्षता को पूर्णता प्रदान नहीं कर रहे, बल्कि इनसे भी अलग जो है जॉर्ज स्वार्नबर्गर
बता रहे हैं। जैसे अलगाववाद, अलगाववाद जो है वो ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उसमें बिल्कुल पृथक रहें। ये अलगाववाद विचारधारा है। अब ये अलगाववाद भी आपका जो है गुटनिरपेक्षतावाद नहीं है। दूसरा शब्द इन्होंने दिया अप्रतिबद्धता। अप्रतिबद्धता, नॉन कमिटमेंट, दोनों गुटों के प्रति किसी दल का, किसी राष्ट्र का जो है दोनों शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हो जाना, नॉन कमिटमेंट, ये भी गुटनिरपेक्षता नहीं है। तटस्थता तीसरा शब्द कहा गया। ये एक ऐसी कानूनी स्थिति है, किसी देश की राजनीतिक स्थिति है जिसके दौरान युद्ध के समय किसी भी राष्ट्र के साथ, किसी भी पक्ष के साथ में शामिल नहीं हो, ये तटस्थता कहलाता है, जिसको भी यहाँ गुटनिरपेक्षता नहीं कहा गया है। चौथा शब्द तटस्थीकरण है। नेचुरलाइजेशन, अर्थात राष्ट्रों में जो देश हमेशा के लिए तटस्थ हैं, अपनी तटस्थता को कभी नहीं छोड़ता है, वह तटस्थीकरण की स्थितियां हैं। उदाहरण स्विट्जरलैंड का यहाँ पर दिया गया है। पांचवा शब्द एक पक्षवाद कहा है। एक पक्षवाद, एक पक्षवाद इस सिद्धांत का हामी है कि प्रत्येक देश को निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसा करने में इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं। अपने आप को बचा के रखना है। फॉर एग्जाम्पल डिसआर्मामेंट की जहाँ बात होती है, निशस्त्रीकरण की, डिसआर्मामेंट की जहाँ बात होती है, दूसरा देश इसका पालन करता है या नहीं करता है, हमें उस बारे में नहीं जाना है। केवल हमें अपने आप को निशस्त्रीकरण से बचा के रखना है, निशस्त्रीकरण करना है। तो ये एक पक्षवाद कहलाया। छठा जो शब्द कहा गया असंलग्नता। असंलग्नता जो छठा शब्द है और वो कह रहा है कि विभिन्न विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती हैं और ये बताती है कि हमें इस संघर्ष से पृथक रहना है, संघर्ष से पृथक रहना है। हालांकि यहाँ पर संघर्ष का अर्थ दोनों खेमों में होने वाले संघर्ष से ही लिया जा रहा है। ये असंलग्नता की शब्दावली बताती है। और जॉर्ज स्वार्नबर्गर कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता इन छहों शब्दों से पृथक अर्थ रखता है, अर्थात वह इनसे भी पृथक हैं। वस्तुतः ये मैत्री संधियों और गुटों से बाहर रहने की नीति है। गुट निरपेक्षता का सार तत्व अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों के संदर्भ में नीति और कार्यवाही की स्वतंत्रता पर्याप्त रूप से बनाए रखने का नाम है। गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे राष्ट्र गुटबद्ध हो या गुट निरपेक्ष हो। अर्थात शीत युद्ध से पृथक्करण ही गुट निरपेक्षता का सार तत्व है। शीत युद्ध से पृथक्करण, शीत युद्ध से पृथक्करण ही गुट निरपेक्षता का सार है। गुट निरपेक्षता का सार है क्योंकि ये तात्कालिक संदर्भों में की गई व्याख्याएं हैं। सन 1961 में गुट निरपेक्षता के जो तीनों कर्णधार थे, नेहरू, नासिर और टीटो, इन्होंने जो सिद्धांत बेलग्रेड सम्मेलन में स्वीकार किए थे, इसके जो आधार स्वीकार किए थे, वो भी क्रमशः इसी तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र नीति पर चलता हो, सदस्य राष्ट्र उपनिवेशवाद का विरोध करता हो और सदस्य राष्ट्र किसी सैनिक गुटबंदी का, सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं हो और सदस्य राष्ट्र ने किसी बड़ी शक्ति के साथ कोई समझौता, सैन्य समझौता न किया हो या द्विपक्षीय समझौता न किया हो और सदस्य राज्य ने
किसी बड़ी शक्ति को अपने क्षेत्र में कोई सैनिक अड्डा बनाने के लिए या कुछ सैन्य साजो सामान या सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति ना दी हो। तो ये जो पांचों आधार जो स्वीकार किए गए थे बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता के तीनों कर्णधारों द्वारा, वो भी करीब करीब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शीत युद्ध से पृथक्करण की जो नीति है वही गुटनिरपेक्षता का सार तत्व माना गया है, सार तत्व मान सकते हैं। संक्षेप में गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय अपनी स्वतंत्र नीति हैं और गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य अनुचित्य को देखा जा सकता है। किसी एक गुट के साथ प्रतिबद्ध न होकर के किसी दोनों गुटों से पृथक रहते हुए, दोनों से समान दूरी रखते हुए जो है रास्ता अपनाया गया, जो विचार किया गया, किसी एक का अंधानुकरण नहीं किया गया या समर्थन नहीं करना जो है वो गुटनिरपेक्षता कहलाएगा। अर्थात ये दोनों विचारों के बीच में तालमेल करने का प्रयास है, उनके बीच में रास्ता निकालने का प्रयास है। दोनों गुटों से समान दूरी भी है, दोनों गुटों से समान नज़दीकी भी है, दोनों गुटों से पृथकता भी है, दोनों गुटों से पृथकता नहीं भी है। अर्थात गुटनिरपेक्षता पृथक रहने और साथ रहने के बीच से कहीं होकर के कोई निकाले जाने वाला रास्ता है। मुख्यतः इसका संदर्भ और इसकी प्रासंगिकता शीत युद्ध के दौर में बहुत अधिक मानी गई है। शीत युद्ध के दौर में ही निर्वचित किए जाने वाले विचारधारा मानी गई है। अब जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर सामने आता है वो इसका सदस्य होना है। अब इन सदस्य राष्ट्रों के लिए सदस्यता की क्या शर्तें हैं, सदस्यता के क्या मानदंड जो है अपनाए गए हैं। सदस्यता के जो मानदंड हैं वो 5 मानदंड निर्धारित किए गए थे, जिसका कि जिक्र अभी हमने किया था। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में जो समझौता सामने आया था उसमें इन मानदंडों के आधार पर निमंत्रण उन राष्ट्रों को भेज के बुलाया गया था। स्वाधीन नीति का अनुसरण करना जरूरी नहीं है, यदि वे इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया जाहिर कर सके तो उतना ही काफ़ी हैं। अर्थात 5 जो आधार हमने कहे कि वह सदस्य राष्ट्र जो हैं स्वतंत्र नीति पर चलें, उपनिवेशवाद का विरोध करें, किसी सैनिक संगठन का सदस्य नहीं बने और जो है गुटों से पृथक रहें और किसी सदस्य देश द्वारा किसी गुट के साथ समझौता नहीं किया जाए और अपनी भूमि का इस्तेमाल किसी गुट को सैन्य प्रयोजनों के लिए करने की अनुमति नहीं दे। ये बातें अगर कोई राष्ट्र मानता है तो वह इस आंदोलन का सदस्य बन सकता है। अब प्रश्न ये है कि किस हद तक और किस रूप में समर्थन हो। अब कोई राष्ट्र स्वाधीन नीति का अनुसरण कर रहा है या नहीं कर रहा है, बल्कि उसके प्रति अपना विचार व्यक्त करना ही इसकी सदस्यता का आधार माना गया है। ये इस बात को परिभाषित छोड़ दिया गया कि कितनी सीमा तक वो जो है स्वाधीनता की नीति का अनुसरण करें। संभवतः इसलिए कि बहुत सारे राष्ट्रों की स्थितियाँ उस समय स्पष्ट नहीं थी जो इसका सदस्य बनना चाहते थे और उनकी राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ काफ़ी पेचीदा थी। और इस प्रकार जो है एक बड़ी समस्या भी सामने आई और वो ये थी कि वो गुटनिरपेक्षता का नाम नहीं था, उसकी परिभाषा नहीं थी। 5 दशक चलने के बाद भी एक बड़ा रोचक तथ्य है जो कि बहुत कम जानकारी में है कि इसका सही नाम या सही परिभाषा गुटनिरपेक्षता की क्या है। या स्वयं इसके सदस्य राष्ट्र भी इस बात से जो है हामी रखते हैं कि वास्तव में इसकी यूनिवर्सली डेफिनेशन नहीं की जा सकती है या आज तक नहीं की जा सकी है। ये एक बहुत ही बड़ा रोचक तथ्य इस बारे में है। गुटनिरपेक्षता की परिभाषा करते समय हम या तो नेहरू के भाषणों का या नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता पर दिए गए अपने वक्तव्यों के कुछ टुकड़ों उद्धरणों का जो है जो उसको सामने ले आते हैं, या कहीं पर जब नासिर के शब्दों के या उसके बात आती है तो वो लोग जो है उनके विचारों का उद्धरण यहाँ पर ले आते हैं या जो है, लेकिन समग्र रूप से उसका निरूपण नहीं होता है। अर्थात अपने अपने हिसाब से लोग इसकी परिभाषा करते हैं। नेहरू, नासिर और टीटो का जो विचार इसमें था वो एक आयाम हो सकता है, जबकि संपूर्ण गुटनिरपेक्षता नहीं हो सकता है या गुटनिरपेक्षता की संपूर्ण परिभाषा भी नहीं हो सकता है।
गुटनिरपेक्षता की परिभाषा को कुछ राष्ट्र गोलमाल रखना चाहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसलिए कि इस आंदोलन में बिना किसी रुकावट के हर तरह के राष्ट्रों को शामिल कर लिया जाए। इसमें वे राष्ट्र भी आ जाएं जिन्होंने अपनी ज़मीन पर महाशक्तियों को सैनिक अड्डे बनाने दिए हैं, वे राष्ट्र भी आ जाएं जो सैनिक गठबंधनों के सदस्य रहे हैं, वे राष्ट्र भी आ जाएं जिन्होंने महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी कर रखे हैं, और वे राष्ट्र भी आ जाएं जो हथियारों के अंधाधुंध होड़ में शामिल हैं और जिन्होंने अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता को गिरवी रख रखा है। दूसरे शब्दों में गुटनिरपेक्षता आंदोलन को परिभाषा विहीन बनाकर चरित्रहीन करने की व्यूह रचना बहुत हद तक सफल रही है और यही कारण है कि हम यूनिवर्सली डिफाइन आज तक इसको नहीं कर पाए हैं, इसके सदस्य राष्ट्र भी नहीं कर सके हैं। तो जहाँ तक सदस्यता की शर्तें हैं हमें ये समझ लेना है कि 1961 में तीनों कर्णधारों द्वारा नेहरू, नासिर और टीटो द्वारा जो 5 सिद्धांत 5 आधार यहाँ पर स्वीकार किए गए थे वही 5 आधार इसके सदस्यता की शर्तें हैं। पहला वह स्वाधीनता की नीति का पालन करता हो, दूसरा किसी सैन्य गठबंधन का सदस्य ना हो, तीसरा किसी महाशक्ति के साथ उसने अपना जो है कोई द्विपक्षीय समझौता इन्होंने नहीं कर रखा हो, और जो चौथा था वो सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, और 5वां जो है उन्होंने किसी उपनिवेशवादी शक्ति को या दोनों महाशक्तियों में से किसी भी एक शक्ति को अपनी भूमि का सैन्य प्रयोजनों के लिए उन महाशक्तियों को नहीं दिया हो। यही सदस्यता की शर्तें यहाँ पर कहलाएंगी। अब इसके बाद में जो दूसरा मुख्य मुद्दा है वो गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक हैं। गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे गुटनिरपेक्षता विश्व में आगे बढ़ी? गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक, सबसे पहला जो कारक है वो है शीत युद्ध। शीत युद्ध, इसके बारे में हम चर्चा पूर्व में भी कर चुके हैं और जहाँ अभी हमने अर्थ और परिभाषाओं में भी जिक्र किया था कि गुटनिरपेक्षता का सार तत्व ही शीत युद्ध की नीतियों से पृथक रहना है। तो शीत युद्ध ने गुटनिरपेक्षता को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। दोनों महाशक्तियों के बीच गंभीर मतभेद प्रकट हुए, तीव्र वैमनस्य और मतभेद में इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो एक दूसरे पर कटु वाग्वाणों और आरोपों की वर्षा करने लगे, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो एक संग्राम छिड़ा वो एक तुमुल संग्राम था, अखबारों से लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी और राजनीतिक विचार था। इस राजनीतिक विचार ने शीत युद्ध जो है उस संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई, और शीत युद्ध के इस वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी एक का भी जो है समर्थन, किसी एक पक्ष का समर्थन न करके अपने आप को दोनों गुटों से पृथक रखना ही श्रेयस्कर समझा और वह इसी राह पर चले। और ये जो कारण था इसने बहुत बड़ा जो है एक आधार तैयार किया गुटनिरपेक्षता के लिए। एक दूसरा जो कारण एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी बताया गया है। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था, शीत युद्ध काल में एक विचारधारा प्रचलित थी कि जो भी नवोदित राष्ट्र होगा उसे किसी न किसी एक गुट के साथ शामिल होना अनिवार्य होगा। ऐसा एक मनोवैज्ञानिक प्रचलन उस दौर के राजनीतिक वातावरण में हो चुका था, अर्थात गुटों के साथ शामिल होना नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की जो है एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता बन चुका था, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था बन चुका था। और यहाँ पर एक मुख्य मुद्दा ये भी था कि न केवल वो जो उपनिवेशवाद से मुक्त हों बल्कि वो पश्चिमी शक्तियों से भी पूर्णतः मुक्त हों, शक्ति राजनीति से भी अपने आप को वो पृथक रखें, प्रभुत्व या प्रभाव के अवशेषों से भी मुक्त हों। उन्होंने महसूस किया कि गुटनिरपेक्षता में अपनी घोषणा, आस्था की घोषणा करके वे किसी विशेष प्रश्न और स्थिति के संबंध में जो है स्वतंत्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं।
जिससे राष्ट्रों को ये महसूस होने लगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हैं वे अपनी प्रतिष्ठा को कायम रख सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता को वास्तव में उपभोग कर सकते हैं। गुट निरपेक्षता की घोषणा करके उन्होंने इस बात पर बहुत बड़ा जो है जोर देने का जो तरीका है वो निकाला। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक व्यवस्था इन राष्ट्रों की ये हो गई कि गुटों से पृथक रहने की घोषणा करें और उस घोषणा से वह किसी अन्य प्रभाव के नियंत्रण से पूर्णतः अपने आप को मुक्त घोषित कर लें। नेक्स्ट जो कारण है वो सैनिक गुटों से पृथकता या सैनिक गठबंधनों से पृथकता। सैनिक बंधनों से पृथकता। 1945 अर्थात द्वितीय महायुद्ध के तुरंत बाद ही विश्व मंच पर दो ध्रुव स्थापित हुए, राजनीतिक ध्रुव बने और यहाँ से विश्व का सैनिक विभाजन भी प्रारंभ हुआ। और इस सैनिक विभाजन से जो है एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र इस सैनिक विभाजन की जो कालावधि थी 1945 से 50 के समय में एशिया और अफ्रीका में बहुत बड़े राष्ट्र स्वतंत्र हुए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो सैनिक रूप से दो समूह बन चुके थे उन समूह से पृथक रहने की घोषणा इन नवोदित राष्ट्रों ने जो है पृथक रहना उचित समझा। ये सभी शोषित और गरीब देश थे और अपने को संभलने के लिए समय चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति में फंस जाने पर इनके लिए अनिवार्य हो जाता कि वह राजनीति के ऐसे वैश्विक चक्र में उलझ जाते जिससे वो अपनी स्वयं की समस्याएं नहीं सुलझा सकते थे या अपनी स्वयं की समस्याओं को उस गुट के दृष्टि से ही उन्हें देखना पड़ सकता था और इसलिए वो सदैव दबकर रह सकते थे। इस प्रकार जो है सैनिक गुटों से पृथक रहना भी इन राष्ट्रों की मजबूरी थी जिन्होंने गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट जो कारण था वो ये था कि अपने पृथक वैचारिक धारणा को अक्षुण्ण बनाए रखना। अगर नवोदित राष्ट्र किसी एक गुट का सदस्य हो जाता है, किसी एक गुट में शामिल हो जाता है तो उसका स्वयं का विचार वहाँ पर नहीं रह जाता है और उसे गुट की विचारधारा अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये सामान्य सी बात थी। अगर गुट के साथ वह संलग्न होता है, किसी गुट में शामिल होता है, शामिल होने की घोषणा करता है तो उसकी स्वतंत्र और पृथक विचारधारा, अपनी वैचारिक धारणा यहाँ पर नहीं रह जाएगी और उसे गुट की मान्यता को ही स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना संभव नहीं होगा और किसी बड़े समूह में जहाँ किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो उनकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। ऐसा सोचने की जो विचार था या ऐसा सोचने का जो तरीका था उसने ही इस पृथक विचारधारा को जन्म दिया। वे दूसरे राष्ट्रों की कोई छाया मात्र नहीं बनना चाहते थे, चाहे वो राष्ट्र कितने भी उन्नत क्यों नहीं हो। राष्ट्रपति सुकर्ण ने एक विचार दिया था कि न तो हम छाया राष्ट्र हैं और न ही पाठ्य पुस्तकीय विचारक हैं। भारत के नेहरू शास्त्री जी ने कहा कि हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिध्वनि नहीं है। तो ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि वो अपनी वैचारिक धारणा को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे, पृथक बनाए रखना चाहते थे। इसके अलावा स्वतंत्र और पृथक विदेश नीति का स्वतंत्र और पृथक विदेश नीति के संचालन, स्वतंत्र और पृथक विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की अपने आप में यह अभिलाषा थी कि उनकी विदेश नीति स्वतंत्र हो, उनकी विदेश नीति का संचालन वे संप्रभुता के सिद्धांतों के आधार पर करें और उनकी विदेश नीति की वैश्विक रंगमंच पर, वैश्विक राजनीतिक रंगमंच पर एक पृथक छाप हो। इस मनोवैज्ञानिक विचार ने
जो है इस संप्रभुता के विचार ने कहीं न कहीं उन्हें गुटों से पृथक जो है रहने की उनकी अभिलाषा को आगे बढ़ाया। और तीसरा जो कारण था, नेक्स्ट जो कारण था वो आर्थिक कारण भी था। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण था। गुट निरपेक्षता को जो बढ़ाने वाले कारक थे उनमें आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण कारक था, क्योंकि जो नवोदित राष्ट्र थे या एक सामान्य शब्दावली के रूप में जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्र कह रहे हैं, इन सब की सामान्य जो समस्याएं थी वो कॉमन थी। शिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, तकनीकी और प्राविधिक जो विकास है उसकी कमी है। ये सारे जो कॉमन कारण थे, इनके कारण से इन राष्ट्रों की जो अभिलाषाएं थी वास्तविक थी, न केवल अभिलाषा बल्कि वास्तविकताएं थी कि वह आर्थिक और तकनीकी उन्नति पर जोर दें, उसकी प्रगति को बढ़ाएं और अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करें। लेकिन उसके लिए जो आर्थिक संसाधन थे वो इनके पास में इतने नहीं थे, या यूँ कहें कि आर्थिक संसाधनों की कमी इन नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों के पास में थी। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश नवोदित राष्ट्रों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से कमजोर राष्ट्र थे। अब इन सामान्य विशेषताओं के बावजूद जो मुद्दा था वो ये था कि गुट निरपेक्षता की तरफ ये राष्ट्र क्यों बढ़े, क्योंकि अगर किसी एक स्थापित गुट के साथ ये अपना संबंध स्थापित करते या एक गुट के साथ रहने की घोषणा अगर इनमें से किसी भी राष्ट्र के द्वारा की जाती, तो जाहिर सी बात है कि उसे दूसरे राष्ट्र से मिलने वाली जो आर्थिक और तकनीकी या प्राविधिक जो सहायता थी उसको मिल पाना असंभव हो जाता। उदाहरण के लिए भारत का रूस की तरफ जो है वो झुकाव होने के कारण से क्रायोजेनिक इंजन का नहीं मिल पाना, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के बहुत समय बाद में एक्टिव हो पाना, इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी रूस के द्वारा लेने पर अमेरिका ने उसमें रोक लगा दिया था। तो ये जो कारण थे इसमें आर्थिक कारण बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि इसके कारण से जो है एक गुट में शामिल होने से दूसरे गुट से प्राप्त होने वाली आर्थिक या तकनीकी सहायता से वंचित हो जाना बहुत लाजमी था, संभव था। इस कारण से आर्थिक कारकों ने इन राष्ट्रों को इस विचार को सोचने के लिए मजबूर किया कि हमें किसी एक गुट के साथ में न लग करके दूसरे गुट से होने वाली अन्य सुविधाएं या जो आर्थिक सहायता या तकनीकी सहायता उसे प्राप्त करना जो है वो अपने लिए आवश्यक मानते थे। नेक्स्ट चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।